नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है बात देवभूमि की और खबरों की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास परियोजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक समीकरण में लगातार हो रही धामी की पीएम से मुलाकात बड़ा संदेश देखी जा रही है। साथ ही उनकी समान नागरिक संहिता समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को बाबा नीम करोली का मेमोटो और उत्तराखंड का चावल भेंट किया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री के रूप में सीएम धामी को 2 सालों में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जिस पर भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि धामी सरकार ने 2 साल के दौरान अभूतपूर्व फैसले किए हैं। चाहे अक्षतिज आरक्षण लागू करने की बात की जाए या फिर नकल कानून की बात, और जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं उन्हें धरातल पर पूरा किया है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि मुख्यमंत्री के पद पर सीएम धामी के 2 वर्षों के कार्यकाल को विफलताओं वाला कार्यकाल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि समाज को बांटने और तुष्टीकरण के अलावा खुद की कोई जनहित की नीति पिछले 2 वर्षों में नहीं बना पाए। देखिए, ऐसा है मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को जहां 2 साल पूरे हुए, वहां पर एक अभूतपूर्व फैसले भी लिए गए उत्तराखंड में। जिस प्रकार से देखा जाए तो महिलाओं का जिस उत्तराखंड बनाने में एक अतुलनीय योगदान रहा है, उसको लेते हुए उन्होंने 30% नौकरी में 36 आरक्षण लागू किया है, नकल विरोधी कानून लागू किया है, और जो जो वायदे उन्होंने जनता से कहे थे वो सारे वायदे धरातल पर पूरे किए हैं। और सबसे सख्त धर्मांतरण कानून लागू करने वाला पहला राज्य हमारा उत्तराखंड राज्य बना है। और यूसीसी का भी जो उन्होंने वादा किया था वो भी लागू जल्द ही उत्तराखंड में होने वाला है। इस तरीके से तमाम बड़े बड़े फैसले, और उन्होंने जो अब पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने ये भी फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि डायरेक्ट जाके आयुष्मान योजना के तहत आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, और पैथोलॉजी में सभी जांचें निःशुल्क कर दी गई हैं अधिकतम। इस तरीके के तमाम अभूतपूर्व फैसले हैं जो उत्तराखंड में लिए गए हैं। तो धामी जी के जो कार्यकाल रहा है वो काफ़ी अच्छा और सराहनीय कार्यकाल रहा है। निश्चित ही हमारी शुभकामनाएं 2 साल उनको पूर्ण होने पर। जिस तरीके से मंत्रिमंडल के साथियों ने उनका सहयोग नहीं किया है, जिस तरीके से उनको ये कहना पड़ रहा है कि ऑफिसर तेरी फाइल मेरी फाइल के झगड़े छोड़े, इससे लगता है कि उनको पूरा सपोर्ट ना तो सरकार में सम्मिलित मंत्रियों से मिल रहा है, ना ही अपेक्षित सहयोग उनको अधिकारियों से मिल रहा है। ईश्वर करे ये सब लोग उनका सहयोग करें और अच्छा शासन दे सके, ताकि जनता के जो दुख दर्द है उनको कम किया जा सके। परंतु इन 2 वर्षों में मुझे नहीं लगता कि धामी जी बहुत अच्छी तरीके से कुछ काम कर पाए हैं, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के साथी उनका सहयोग ठीक से नहीं कर रहे। उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई स्पेशल जज धर्मेंद्र सिंह अधिकारी की कोर्ट में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत 3 नेताओं के अधिवक्ता पेश हुए। इस दौरान विधायक उमेश कुमार के अधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 जुलाई तय की है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 के पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग मामले में वॉइस सैंपल लेने के लिए सीबीआई ने 4 नेताओं को नोटिस जारी किए थे। इनमें हरीश रावत, हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और खानपुर से विधायक उमेश कुमार शामिल हैं। तो वे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय के निर्णय पर पूरा भरोसा है, जीत सत्य की होगी। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने सीएम धामी के 2 साल पूरा होने पर भी अपनी बात रखी। साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी बयान दिया। न्यायालय ने 15 तारीख की डेट दी है। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी हमारा पूरा सहयोग, और हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य हमारे पक्ष में है, न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा। यदि धामी जी को लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार करने से स्थिरता आ रही है तो करेंगे, और यदि
जैसा उनको पहले लग रहा था कि इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उन्होंने कुछ पद खाली रखे। ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि उनका कितना आत्मविश्वास है उस पर, और अपनी पार्टी के सहयोगियों पर कितना विश्वास है उस पर निर्भर। देखिए, मैं इसको 6 साल के कार्यकाल के रूप में देखता हूँ, और यदि आप 6 साल देखिए तो उत्तराखंड के लिए पूरी तरीके से निराशा का समय है। और जो आज हालात बने हैं राज्य की, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास जो है खड्डों में है, सड़कें आज गायब हो गई हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हम ये कह सकें कि राज्य ने अपेक्षित प्रगति की है। तो ये पिछले 6 साल के भाजपा के कुशासन का परिणाम है। उसको आप 2 साल में बांट करके पूछिए या आप जो है 1 साल में बांट के पूछिए, मगर बताने के लिए भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। तो कई मुद्दों को लेकर हरीश रावत ने घेरा है मौजूदा सरकार को। हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। नवीन, एक तरफ वो स्टिंग प्रकरण है जिसको लेकर एक बार फिर प्रदेश में चर्चाएं हैं और लगातार अब जांच भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 साल पूरा होने को लेकर भी हरीश रावत ने आज कटाक्ष किया है। किस तरह से प्रदेश का राजनीतिक माहौल इन तमाम मुद्दों को लेकर गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, निश्चित तौर पर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बयान से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। चाहे वह स्टिंग का मामला, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी सहयोग चाहेगी सीबीआई, उस पर पूरा सहयोग किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाली 15 तारीख को उनको समय मिला है और जैसे जैसे जांच बढ़ेगी उसके साथ ही वह जांच में पूरा सहयोग भी करेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत होगी। साथ ही उन्होंने, अगर सरकार, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो इसको लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, सड़कें बंद है, बेरोजगार, तमाम जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर लगातार हरीश रावत आवाज भी उठाते रहते हैं और आज भी उन्होंने अपना एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो सरकार की जो उपलब्धियां सरकार गिना रही है वह जनता के हित में नहीं है। सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं वो जनता के हित में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत बयानबाजी जरूर करते हुए नजर आते हैं, चाहे मौजूदा सरकार की बात हो या फिर अन्य मामलों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, तो हरीश रावत अपना बयान जारी करते रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी देने के लिए। तो किस तरह से हरीश रावत ने कई मुद्दों को लेकर धामी सरकार को घेरने का आज काम किया। 24 के चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब से विधायक उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कुमाऊं मंडल के चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले का भ्रमण भी किया है और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर मामले में फेल साबित हुई है, तो वहीं दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार विकास के मॉडल पर काम कर रही है। आने का मतलब, आने का मकसद जो है आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के सभी कार्यकर्ता से मिलने का, उनके विचार जानने का और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। चुनाव के बाद जो संगठन थोड़ा शिथिल पड़ गया था, तो हाईकमान के द्वारा नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और प्रथम बार उनका स्वागत समारोह रखा गया था गढ़वाल और कुमाऊं में, और इस बार जो है प्रत्येक जिले में उनका दौरा है। और इसी संदर्भ में पहले दिन जो है रुद्रपुर, उसके बाद चंपावत, फिर पिथौरागढ़ और आज बागेश्वर में पहुँचे हैं। कल अल्मोड़ा, फिर नैनीताल, 6 जिलों की बैठकें प्रभारी सह प्रभारी ले रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जनता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो सभी का यही कहना है कि यहाँ की मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतर पाई है और जनता अपना आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिन मुद्दों को लेकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके वोट दिया था, तो आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज लोग बड़ी उम्मीदों के साथ में टकटकी लगाकर आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। उनको इस बात पे, इसका उनको गहरा अफसोस है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई होती तो आज बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो बुनियादी मुद्दे हैं
उन पर जिस प्रकार से दिल्ली में काम हुआ है, पंजाब में बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, उस प्रकार से आज उत्तराखंड में भी वो विकास की बयार बहुत तेज़ी से बह रही होती। तो वहीं देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, साथ ही साथ अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि अंकिता के परिजनों ने सरकार से सरकारी वकील को बदलने की मांग उठाई है। अपनी बेटी के लिए न्याय की आस लिए बैठे मां बाप अब हताश हैं और उन्होंने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। ऐसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया है और कहा कि सरकार ने अगर सरकारी वकील नहीं बदला तो इसके विरोध में वो कोर्ट द्वार में अगली सुनवाई पर उपवास में बैठेंगे। और इस बयान पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत लगातार अकेले ही उपवास करते नजर आते हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि सरकार अंकिता भंडारी मामले में जनता को गुमराह कर रही है। देखिए, हरीश रावत जी लगातार उपवास और अलग अकेले ही उपवास करते नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह जहां जहां चुनाव में खड़े हुए लगातार हार का ही सामना करना पड़ा है, इसलिए उनका नाम हारदा ही रखा गया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अकेले ही कांग्रेस में खड़े रहते हैं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी चार नजर आते हैं। और जहां तक अंकिता हत्याकांड का मामला है, उस पर सरकार पैनी नजर बनाए हुए, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला भी गया हुआ है। और जहां तक उनके परिजनों का सवाल है, उस पर मुख्यमंत्री जी लगातार अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं और जल्द ही एक अच्छा फैसला निकलकर सामने आएगा। देखिए, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की जिस तरीके से हरिद्वार में दरिंदगी के बाद निर्मम तरीके से हत्या की गई, और पहले दिन से ही आपने देखा, चाहे रात को वहां पर बुलडोजर चलाने का मामला हो, चाहे पोस्टमार्टम का मामला रहा हो, या वीआईपी के नाम पर जांच की बात हो, लगातार सरकार लीपापोती और थोपने का काम करती रही है, जनता को गुमराह करने का काम करती रही है। बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता लगातार जो ट्रायल चल रहा है अदालत में, वहाँ पर जो है वकीलों पर पक्षपात का आरोप लगा चुके हैं। अब वहाँ पर जो अभियोजक हैं सरकार की ओर से, उनको बदलने की मांग लगातार अंकिता भंडारी के माता पिता कर रहे हैं। अब माता पिता ने, जब सरकार ने उनकी नहीं सुनी, तो आत्मदाह तक की चेतावनी दे दी है। सावन का महीना शुरू हो चुका है और धर्मनगरी हरिद्वार में भक्तों की चहलकदमी बढ़ गई है। ऐसे में गंगा में नहाने के दौरान एक छोटी सी लापरवाही जीवन पर भारी पड़ सकती है, जिसका उदाहरण हाल ही में कांगड़ा घाट पर देखने के लिए मिला, जहां गंगा में डूब रहे युवक को उत्तराखंड पुलिस के जवान ने जान पर खेलकर बचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसने भी वीडियो को देखा, उसने जवान की तारीफ की। उत्तराखंड में 15 अगस्त के दिन पौधे लगाए जाएंगे। दरअसल आजादी के 75 साल पूरे होने पर वन विभाग की ओर से प्रदेश के 1800 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 15 अगस्त के दिन वन विभाग की टीम प्रत्येक गांव में 75 पौधे लगाएगी। तो वहीं इस पर सूबे के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस बार 15 अगस्त के दिन 1800 गांवों में 75 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही लोगों को पौधे लगाने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। जो हम लोगों का प्लान है कि हम 1800 गाँव में 75 पेड़ प्रति गांव लगाकर उसको सेलिब्रेट करने का जो भारत सरकार की, जो केंद्र सरकार की दिशा निर्देश है, उसका पालन करेंगे। उधर हल्द्वानी में तहसील दिवस मनाया गया, जिसके तहत जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गईं। आपको बता दें कि एसडीएम मनीष कुमार ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और इस दौरान सड़क, बिजली, पानी और पेंशन जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर लोगों ने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। तो वहीं दरबार में मौजूद फरियादियों का कहना है कि ये जनता दरबार केवल औपचारिकता मात्र है। इस दरबार में आने वाले अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते। देखिए, सबसे पहले तो अधिकारियों के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि सारे विभागों के अधिकारी हमारे उपस्थित हैं
और विगत तहसील दिवस में ज़रूर कुछ विभागों के अधिकारी नहीं आए थे, किंतु आज के तहसील दिवस में सारे अधिकारी आए हैं और न सिर्फ आए हैं, पिछली बार की समस्याओं का समाधान भी लिखित रूप में लेकर आए हैं, जिनको शिकायतकर्ताओं को बता दिया गया है। और अभी कई पानी, सड़क, पेंशन की बहुत सारी समस्याएं आई हैं, जिनका कुछ का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। और कई शिकायतों का संबंध चूँकि दीर्घकालिक है, उसमें कुछ बजटरी प्रोविजंस करने पड़ेंगे, वो संबंधित विभागों को प्रेषित किया जा रहा है। उसी को लेकर हम लोग पानी है, बिजली है, सड़क है, सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, और जिन लोगों की पेंशनें नहीं आ रही हैं उनकी पेंशन क्यों रुकी हैं, हम सब लोग लिखित में समस्या लेकर आए और हमने अधिकारियों को बताया कि ये हमारी समस्या है, इनका हल कराया जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कई महीनों से बहुत विभाग के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं उनको उठा नहीं रहे हैं। रुद्रपुर में मानसून की दस्तक के साथ साथ लोगों की धड़कनें भी तेज हैं। पिछले साल रुद्रपुर में जलभराव का जो मंजर लोगों को अभी भी याद आता है। जलभराव से यहां न सिर्फ घरों में भारी नुकसान हुआ था, बल्कि बाजार में भी इसका बहुत बड़ा असर हुआ था। और इस घटनाक्रम के बाद विधायक शिव अरोरा ने रुड़की के इंजीनियरों की टीम बुलाकर सर्वे की बात कही थी। देखिए, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था पिछली बार जो हुआ। इस बार हमने प्रयास किया है कि नगर निगम की अपनी टीम और साथ ही साथ हमने टेंडर किया है नालों की सफाई का, तो ठेकेदार की टीम भी साफ़ कर रही है और हमारे खुद की अपनी टीम भी साफ़ कर रही है और नालों की हम सफाई करा रहे हैं। और दूसरा सिंचाई विभाग की तरफ से एक डीपीआर भी बनी है, जिसके माध्यम से हम लोग इस शहर के ड्रेनेज को तय करेंगे कि देहरादून में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य भी रह चुका है। तो वहीं रामनगर में सरकार का अतिक्रमण हटाओ अभी भी जारी है, जिसको लेकर फल और ठेला व्यवसायियों ने जुलूस निकालकर तहसील परिसर में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले रामनगर में प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान के तहत फल ठेला व्यवसायियों को अपनी जगह से हटा दिया था, जिससे लोगों में रोष है। आज भी हम यहाँ विगत 15 दिनों से जो ठेले और फल व्यवसाय वाले बेरोजगार कर दिए गए हैं प्रशासन द्वारा, आज भी हम अपनी मांगों को लेकर आज तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी हमने ज्ञापन दिया था और आज भी हम बैठे हैं। आज भी हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। हम जिस तरह से पूर्व में पहले काम कर रहे थे, हमारी मांग यही है, हमें वही काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। और आज हम एजेंट साहब से मिलने गए। एजेंट साहब ने कह लिया तुम मेरा ट्रांसफ़र करा दो, कुछ भी करा दो, तुम्हें वहाँ काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।